नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सीबीआई ने चित्रकूट के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम है राम भवन। बुंदेलखंड के कई जिलों में इसने सिंचाई विभाग के लिए काम किया, लेकिन ये कुछ और भी काम करता था और वो काम इतना घिनौना है कि अगर आरोप सही साबित हो गए तो इसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। उसके शौक बड़े घिनौने थे। उसको रुपए कमाने की सनक थी। वो रुपयों के लिए कुछ भी कर सकता था। वो बच्चों के साथ अश्लील हरकतें करता था। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से करोड़पति बनने की चाहत रखता था। अब तक 50 बच्चों को अपने जाल में फंसा चुका था। बच्चों के साथ अमानवीय हरकत का यह खेल कई सालों से चल रहा था। लेकिन अब खूंखार इंजीनियर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। राम भवन की काली करतूतों की कहानी। सिंचाई विभाग के इस इंजीनियर के काले कारनामों की दास्तान बेहद खौफनाक है। अगर आप माता पिता हैं तो ध्यान से सुनिए। उन पेरेंट्स को तो और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो अपने बच्चों को मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट इस्तेमाल की अनलिमिटेड छूट देते हैं और उन पर नजर तक नहीं रखते, क्योंकि राम भवन जैसा खूंखार शिकारी इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ही मासूमों को निशाना बनाता था और फिर उनके साथ गलत हरकतें कर उसका वीडियो बनाता था। नाम राम भवन उपाध्याय, पेशेवर इंजीनियर और आदतन अपराधी। राम भवन का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। इस पर जो आरोप लगे हैं वो अदालत में साबित होंगे, तभी ये अपराधी है। फिलहाल अभी के लिए इस खूंखार शख्स को आरोपी ही कहा जाए तो कानूनन सही होगा। कैदियों की वैन में बैठे एक शख्स को अगर देख पा रहे हैं तो देखिए, ये वो इंजीनियर है जो सरकारी नौकरी की आड़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कारोबार कर रहा था। इसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस पर लगे आरोप इतने संगीन हैं कि अगर भीड़ के हाथ ये लग जाए तो भीड़ इसके साथ उससे भी खूंखार बर्ताव कर सकती है। लगातार सिंचाई विभाग का जेई मासूम बच्चे और लड़कों के पॉर्न वीडियो बनाता था। पॉर्न वीडियो बनाने के बाद देश और विदेश में लगातार उनकी सप्लाई करता था। उस कमाई से लगभग उसने कई करोड़ रुपए कमाया है। जानकारी के बाद सीबीआई ने चित्रकूट जनपद पहुंचकर छापेमारी की और आरोपी जेई को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद ये जानकारी मिली है कि जेई नरैनी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था, लेकिन लगभग 20 सालों से जेई लगातार चित्रकूट जनपद में रह करके अपनी नौकरी कर रहा था। राम भवन रहने वाला बांदा का है और इसकी तैनाती यूपी के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर है। फिलहाल जब इसे गिरफ्तार किया गया तो सिंचाई विभाग ने इसको सस्पेंड कर दिया। अब राम भवन के उन खूंखार मंसूबों को जानिए जिसकी वजह से इसकी गिरफ्तारी हुई है। राम भवन की गिरफ्तारी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में हुई है। इस पर आरोप है कि बांदा, चित्रकूट, महोबा और बुंदेलखंड के जिलों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कारोबार कर रहा था। राम भवन पेशे से इंजीनियर है और इसलिए उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल वो गलत कामों में करता था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। इसके लिए वो सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए सिर्फ कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाता था, उनसे दोस्ती करता था, अपने पास बुलाता था गिफ्ट देने के बहाने, और जब कोई बच्चा इसकी जाल में फंस जाता था तो उनके साथ यौन शोषण करता था, गलत काम करता था और इसका वीडियो बनाता था। जो बच्चे राम भवन के जाल में फंसते थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि वो जिस अंकल से मिलने जा रहे हैं वहाँ उनके साथ क्या हो सकता है। गिफ्ट की चाहत में मासूम बच्चे खिंचे चले आते थे और राम भवन उनके साथ गलत काम करता और फिर उन्हें छोड़ देता। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक राम भवन 50 बच्चों को अपने जाल में फंसा चुका है। इनमें से ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े हुए थे।
बच्चों के साथ राम भवन जो हरकतें करता था वो उसका वीडियो बनाता था। इसके लिए उसे बाकायदा कैमरों की व्यवस्था की हुई थी। बच्चों को ये मालूम नहीं होता था कि राम भवन उनके साथ जो कर रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। राम भवन के जाल में फंसे कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते थे कि उन्हें कैमरा और रिकॉर्डिंग क्या है इसकी भी ठीक ठीक समझ नहीं थी। बच्चों के साथ की गई अश्लील हरकत का जो वीडियो राम भवन बनाता था उसे वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करता था। वैसे भारत समेत दुनिया के कई देशों में इंटरनेट पर इस तरह की वेबसाइट पर बैन है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में डार्क वेब का एक भरा पूरा संसार है जिसका इस्तेमाल शातिर अपराधी पोर्नोग्राफी और दूसरी गतिविधियों में करते हैं। राम भवन भी इसी डार्क वेब का इस्तेमाल कर अपना ये पूरा कारोबार चलाता था। अब सवाल ये है कि क्या डार्क वेब की गतिविधियों को ट्रेस करना मुश्किल है, असंभव है? तो जवाब है असंभव तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं है। राम भवन उपाध्याय चाइल्ड पोर्नोग्राफी का कारोबार बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में बैठकर करता था। उसे लगता था कि वो जिस डार्क वेब के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहा है उसकी भनक किसी को नहीं है। लेकिन दिल्ली में बैठी सीबीआई की स्पेशल टीम जिसे इस तरह की केस सुलझाने में महारत हासिल है, उसकी नजर राम भवन की गतिविधियों पर थी। जब सीबीआई ने इस बात की पुष्टि कर ली कि राम भवन इंजीनियरिंग की आड़ में बच्चों के साथ गलत काम कर रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राम भवन की गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से कई बच्चों के अश्लील वीडियो, लैपटॉप और कैमरे भी सीबीआई ने बरामद किए हैं। जब राम भवन को सीबीआई ने पकड़ा तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जाग गई। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश खुद मामले की मॉनिटरिंग करने में लगे हैं। न्यूज 18 ने एडीजी से पूछा कि पिछले 10-12 साल से सब कुछ चल रहा था और यूपी पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, तो एडीजी ने एक्सपर्ट ही नहीं होने का हवाला देकर बात खत्म कर दी। उसके बारे में पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने, और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है। राम भवन सीबीआई की कस्टडी में है। इसकी गिरफ्तारी मंगलवार को चित्रकूट से हुई थी और बुधवार को इसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार करने के बाद कल मंडल कारागार में रखा गया। आज मंडल कारागार से पुलिस की देखरेख में यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ जो है इसको आज कोर्ट लाया गया है। बांदा में पास्को कोर्ट में यहाँ पर हाजिर किया गया है। पास्को कोर्ट में हाजिर करने के बाद इसको रिमांड पेशी में लेने के बाद सीबीआई मानना यह है कि सीबीआई इसको दिल्ली लेके जा रही है। कई करोड़ रुपए की काली संपत्ति इसने इस अवैध काम से कमाई है। अब सीबीआई टीम राम भवन पर लगे आरोपियों की गहराई में जाकर जांच करेगी और उसके आधार पर यह पता करने की कोशिश होगी कि इसका कोई गैंग भी है क्या। सीबीआई इस बात की भी पड़ताल कर सकती है कि राम भवन ने किसी बच्चे का मर्डर तो नहीं किया। न्यूज 18 के लिए बांदा से अंकित त्रिपाठी की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हर माता पिता को ये प्रोग्राम देखना चाहिए। हम उन हर सवाल का जवाब पवन दुग्गल से लेंगे जो इस वक्त माता पिता के जहन में होंगे। पवन दुग्गल जी, ये बताइए, राम भवन जैसे लोग बहुत सारे हमारे आसपास भी होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस वक्त जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चों के हाथ में हम फोन दे रहे हैं, इंटरनेट दे रहे हैं, मजबूरी भी है हमारी और कई बार पेरेंट्स इसे लेकर निश्चिंत भी हो जाया करते हैं। कैसे अपने बच्चों को राम भवन जैसे लोगों से बचाएं? कहीं ना कहीं आपको बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि इंटरनेट उतना सुनहरी सपना नहीं है जितना दिखता है। इंटरनेट की डार्क अंडरबेली है और अगर आप इंटरनेट पर हर चीज पर विश्वास करेंगे तो संभावित तौर पर आपको नुकसान पहुंचेगा, आप शोषण का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बच्चों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। उन्हें बताना जरूरी है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से भारतवर्ष में और दुनिया भर में पीडोफिल्स की गतिविधियां कई 100 गुना बढ़ चुकी हैं। साथ ही साथ अब क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, बहुत ज्यादा माँ बाप की देखरेख नहीं होती, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो किससे कहाँ जुड़ते हैं, कहाँ ऑनलाइन रिश्ते बनाते हैं और कहाँ शोषित होते हैं, उसका आभास लोगों को पता नहीं लगता। जी तो बिल्कुल। और पवन जी, कोरोना काल में ये परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि परेशानी पहले से थी, लेकिन अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं होते हैं और उस दौरान बच्चे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं नजर रखना मुश्किल होता है। और ये मुश्किल, ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब डार्क वेब
ये शब्द सामने आते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी नहीं पहचान पा रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौटेंगे तो आपसे जानेंगे इसी डार्क वेब के बारे में कि आखिर क्या है ये और कैसे अपने बच्चों को इससे बचा कर रखें। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। पवन दुग्गल जी हमारे साथ मौजूद है। पवन दुग्गल जी, सबसे पहले अब ये बताइए कि आखिर ये डार्क वेब क्या है और इससे कैसे बचा जा सके। देखिए, डार्क वेब इंटरनेट की वो जगह है जहां पर आप संपूर्णतः अनोनिमस हैं। मसलन कि वहां पर आपको पहुंचने के लिए कोई सर्च इंजन की आवश्यकता नहीं होती। आपको एक विशिष्ट ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे हम अनियन राउटर ब्राउजर बोलते हैं। वो ब्राउजर आपकी जो पहचान होती है उसको छुपाते हुए चलता है। जब आप डार्कनेट पर पहुंचते होते हैं तब आप संपूर्णतः अदृश्य हैं, अनोनिमस हैं। आपके आसपास में जितने सारे लोग हैं वो भी अनोनिमस हैं, उनकी आइडेंटिटी, पहचान आपको मालूम नहीं है। और उस अनजान इकोसिस्टम में साइबर क्राइम पनपता है, साइबर क्राइम इकोनॉमिक मॉडल बनता है, और वहां पर दुनिया भर की जो कुछ भी गैर कानूनी गतिविधियां आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, वो आपको वहां पर मिलती है। जी पवन जी, लेकिन ये बहुत ही डराने वाली बात है। तमाम देश की सरकारें, कई देश ऐसे हैं, भारत भी, जहां पर पॉर्न साइट्स पर तो बैन है, लेकिन डार्क वेब जैसा कि आप बता रहे हैं कि वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और हमने पुलिस को भी सुना जो कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स ही नहीं थे जो उसे क्रैक कर सकते, जो ट्रेस कर पाते हैं कि आखिर राम भवन का क्या कनेक्शन है डार्क वेब के साथ। वो 10 सालों से लगातार ये गोरख धंधा कर रहा था, कारोबार चला रहा था। तो ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक बनती है। और क्योंकि अधिकांश तौर पर जो पुलिस अधिकर्मी होते हैं उनके पास इतनी क्षमताएं या एक्सपर्ट मौजूद नहीं होते कि वो डार्कनेट पर जाकर इस तरह की अदृश्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम लगा सकें। वो अक्सर एक स्पेक्टेटर, तमाशी विटनेस बनकर रह जाते हैं। बट आवश्यकता है कि अब धीरे धीरे इसमें कुछ फेरबदल की जानी चाहिए। इंटरपोल, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है पुलिस अधिकर्मियों की, अब वो डार्कनेट संबंधी जो साइबर क्राइम्स हैं उन्हें किस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उस पर अब उन्होंने कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। बतौर साइबर एक्सपर्ट्स पवन जी, आपको क्या लगता है हम इस दिशा में, इस दुनिया को जो साइबर वर्ल्ड है उससे प्रोटेक्ट करने की दिशा में कितनी तेजी से, कितनी सक्षमता के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम सोशल तो बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं, अब हर कुछ डिजिटल है, चाहे हम बात बैंकिंग की कर लें, हम बात पढ़ाई लिखाई की कर लें, या कोई भी बात कर लें, सोशल हम इंटरनेट की दुनिया में बहुत हो चले हैं। लेकिन क्या हम उतने सुरक्षित हैं? क्या उस दिशा में, उस रफ्तार के साथ कदम उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है उस रफ्तार से बिल्कुल भी कदम नहीं उठाए जा रहे। अधिकांश पुलिस अधिकर्मी आंखें बंद करके सोचते हैं कि डार्कनेट तो है ही नहीं, लेकिन रियलिटी है कि डार्कनेट इतना विशाल हो चुका है कि एक अनुमान के अनुसार डार्कनेट सुपरफिशियल नेट के लगभग 500 गुना ज्यादा बढ़ चुका है, फैल चुका है। मैंने हाल ही में किताब लिखी है, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर पोस्ट कोविड-19, और उसमें कहा है कि अब जैसे जैसे कोविड-19 आ रहा है, इससे इंटरनेट बहुत सक्रिय रूप से बदल रहा है, और अधिकांश लोग अब डार्कनेट पर जाएंगे विभिन्न प्रकार की लीगल और गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए। तो डार्कनेट तो जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली उसको पूरी तरीके से रेगुलेट करने की फिलहाल क्षमताएं मौजूद नहीं है। आवश्यकता है नए कानूनी प्रकरण आए ताकि इस तरह का दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। देखिए, डार्कनेट पर जाकर आप अदृश्य हैं, अनोनिमस हैं, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप डार्कनेट पर जाकर गैर कानूनी गतिविधियां करें, कानून का उल्लंघन करें और उम्मीद करके कानून चुपचाप बैठा रहे, वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्रों को कार्यरत होना पड़ेगा इस दिशा में, लेकिन अभी बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर एक बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत है, एक बहुत बड़ी योजना के साथ काम करने की जरूरत है, और उसमें रफ्तार की भी जरूरत है, अहम भूमिका है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक हम इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू करें, काम करना शुरू करें, तब तक ये अपराध की जो दुनिया है ये बहुत ज्यादा जटिल हो जाए और उसके अंदर घुसना, उसे क्रैक करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जो पहला स्टेप, पवन दुग्गल, अगर हम बच्चों की बात करें तो पहला स्टेप मुझे यही लगता है कि बच्चों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और बच्चे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर किससे सोशल हो रहे हैं, किससे कनेक्टेड हो रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, कौन सी वेबसाइट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर निगाह बनाए रखना हर पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों को बताना पड़ेगा
कि ये देखिए बहुत ही डार्क इंटरनेट है, डार्क कुआं है, और उसमें कूदने से पहले समझ लीजिए कि उसमें कूदना आसान है, उससे बिल्कुल, बाहर ये निकलना बहुत सही मुश्किल बात कही आपने, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल ही कट ऑफ करेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी। हो सकता है छिपछिपा कर वो कुछ ऐसा करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो बेहतर है कि उन्हें सही और गलत की जानकारी दी जाए। अगर वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहां तक उनका दायरा होना चाहिए बच्चों का, ये उन्हें बताया जाए। ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद पवन जी इस वक्त सभी सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि राम भवन जैसे लोगों से आप अपने बच्चों को बचा पाएं और आपके सवालों का जवाब पवन जी ने दिया हो, ये उम्मीद करते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।